ओके, तो आज हम लोग नया सब्जेक्ट देखेंगे, है ना। वैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है ये, ठीक है, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज देखा जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, ठीक है। इसके मार्क्स के वेटेज की बात की जाए, है ना, अगर आप देखेंगे तो कई से एग्जाम में सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। ये जो सिलेबस का पार्ट हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आप देखेंगे बहुत छोटा सा पोर्शन है आपका ये, ठीक है। ईएस में देखें तो ईएस में इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि उसके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट जब आप देखते हैं सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, ठीक है। लेकिन जो वेटेज होगा इसका एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत ही कम होगा। तो हो सकता है मेंस में एक आध क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है मेंस में एक आध क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट, या फिर हो सकता है प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन हो जाए। लेकिन कोई बहुत मेजर पोर्शन नहीं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही आपसे बहुत पूछा जा रहा होगा। लेकिन जब बात करते हैं बेसिक्स की, जब बात की बेसिक्स की, तो बेसिक्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना इसको। बेसिक्स के लिए तो पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, ठीक है। इवन कई सारे लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ा भी होगा, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, ठीक है। उसी का आज थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म देखा जाएगा, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आपसे केवल 3-4 टॉपिक्स लिख दिया बस। आप सिलेबस में देखें 3-4 टॉपिक्स लिख दिया बस, यही, उसके आगे कुछ नहीं मेंशन करा हुआ है, तो ये आपका सिलेबस का हो जाएगा। बट यहाँ से देखेंगे तो एक से एक, जो 1 या 2 टॉपिक्स हैं वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आया तो वही पोर्शन से ही होगा, वही पोर्शन से ही होगा। तो देखते हैं यहाँ से, सबसे पहले मार्क्स का देखा जाता है, मार्क्स को डिस्कस करते हैं। तो मैं सोम वाले पोर्शंस को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, तो फिर मार्क्स को देख लिया जाएगा। तो मार्क्स को देखा जाता है यहाँ से, तो अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से प्रीलिम्स, आपको मिलेगा प्रीलिम्स, और ये हो गया मेंस। अब ध्यान रहे ये दोनों लोगों के सिलेबस का पार्ट है, एई वालों का भी और जेई वालों का भी। ये दोनों लोगों के सिलेबस का पार्ट है, एई वालों का भी, जेई वालों का भी। अच्छा, जेई वालों को क्लास लिंक नहीं शेयर किया गया, चलिए ठीक है ना। तो दोनों लोगों के सिलेबस का पार्ट है, एई का भी जेई का भी। तो अगर हम लोग बात करें इस बार एई 2025 में, है ना, देखिए प्रीलिम्स से जब बात करते हैं, प्रीलिम्स तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस, तो हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाए, है ना। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो मैकेनिक्स से अगर हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत ह्यूज वाला सब्जेक्ट नहीं है, केवल मैकेनिक्स ही पूछा जाएगा। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस तब बढ़ जाती है जब आपको यहाँ से स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, तो जब आपको सोम पढ़ना होता है, तो जब आपको आरसीसी पढ़ना होता है, जो भी स्ट्रक्चरल के सब्जेक्ट, जब आपको स्टील पढ़ना होता है, आपको सॉइल पढ़ना होता है, क्योंकि इन सब पे आपको इन सभी जगह आपको मैकेनिक्स का यूज़ मिलता है ना, मैकेनिक्स का यूज़ मिलता है, ठीक है। इवन अगर नाम भी बात की जाए तो सोम को सॉलिड मैकेनिक्स देखा हुआ था, फ्लूइड को फ्लूइड मैकेनिक्स बोल देते हैं, सॉइल का सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाँ, सभी का मैकेनिक्स कम से आ रहा होता है। मेंस में बात की जाए तो यहाँ से 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो सोम में यहाँ से मेंस में, है ना, मेंस में 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है 5 नंबर में एक न्यूमेरिकल आ जाए और 2 नंबर की थ्योरी आ जाए ना। तो मेंस में हो सकता है 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल बन जाए और 2 नंबर की थ्योरी आ जाए, तो यही वेटेज होगा इसका। बाकी कहा जाए 10 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत रेयर है ना, कहा जाए 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि उस सेक्शन में ऑलरेडी 4 से 5 सब्जेक्ट हैं ना, उस पोर्शन में ऑलरेडी क्या 4 से 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे कहा जाए स्ट्रक्चर भी है आपके सिलेबस का पार्ट, सेम सेक्शन में ही, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो है ही, है ना। फिर आपको सोम भी मिल जाता है, आरसीसी भी है, स्टील भी है, तो आपको 5 सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं इसमें से। तो यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड है 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन होगा कि मैकेनिक्स से एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लो, 2 मार्क्स की थ्योरी पूछ लिया जाए, ठीक है। जब बात करते हैं जेई वालों का, तो जेई वालों के लिए वेटेज का ज़्यादा होगा, तो हो सकता है उनके यहाँ से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं इसमें, यहाँ से प्रीलिम्स में। और मेंस में सेम यही, जैसे 4 से 6 हो गया, तो उनके यहाँ हो सकता है ये 8 to 10 मार्क्स आ जाए, क्योंकि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा,
1 क्वेश्चन 3 मार्क्स होगा मेंस का, तो हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाए या 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाए, तो ये आपको सिलेबस का मिल जाएगा, ये आपके यहाँ से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे। यही को देखेंगे आप यहाँ से देखिए, है ना, ये सिलेबस में होते हुए भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका मेंस भी होना है, तो हो सकता है 1 न्यूमेरिकल मिल जाए, 2 नंबर की थ्योरी आ जाए यहाँ से। जो न्यूमेरिकल होगा वो सेट होगा, यहीं से ही पूछा जाएगा, जो न्यूमेरिकल होगा फिक्स होता है कि यहीं से ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। पहला चैप्टर मिल जाएगा यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। यहाँ से केवल एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, कोई मेंस क्वेश्चन नहीं आना है पहले चैप्टर से, है ना। बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखा जाएगा, यूनिट्स क्या हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड कंपोजिशन ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स के यहाँ से, ठीक है, न्यूमेरिकल मिल जाए एमसीक्यू में, है ना। तो हो सकता है आपसे यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, किसको लेकर के, यहाँ से कॉम्पोजिशन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, वेक्टर्स को हम कैसे रिजोल्यूट करते हैं, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, फिर इनके हम डायरेक्शंस को कैसे पता करते हैं, इनकी इंक्लिनेशन को कैसे करते हैं, ये सारा आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए वेक्टर क्वांटिटीज से तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा, जिसका कहा जाए फोर्स, हाँ, जिसका कहा जाए फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कौन सी क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है। फिर बात की यहाँ से वेलोसिटी हो गया, है ना, वेलोसिटी किसके लिए हो गया, वेक्टर होगा, और जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो टेंसर क्वांटिटी हो जाता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने शो में देखा होगा, तो आपको यहाँ से मिल सकता है। बाकी यूनिट्स हो गया, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये सभी आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स, तो यहाँ से एमसीक्यूज भी आपको मिलेगा, प्लस न्यूमेरिकल भी मिलेगा मेंस में, प्लस आपको यहाँ से थ्योरी भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। थ्योरी में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना, थ्योरी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो थ्योरम से पूछ लेता है ना, वो थ्योरम से पूछ लेता है। तो देखा जाएगा यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स, फिर देखा जाएगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस, है ना, सिस्टम फोर्सेस देखा जाएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है ना, मूवमेंट क्या जाता है, फोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे एक्ट कर रहे होते हैं, है ना। वरिग्नान थ्योरम्स, अब यहाँ से ये जो पोर्शन है ये थ्योरी में लिखने को आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स में, ना 2 मार्क्स में थ्योरी लिखने को आ सकता है, हो सकता है 3 से 4 नंबर में भी आ जाए। नेक्स्ट कपल्स क्या होते हैं, ये आपको मिल सकता है यहाँ से। ट्रांसफर ऑफ द फोर्स टू अ पैरेलल पोजीशन, यहाँ पे जो थ्योरम यूज होती है, थ्योरम आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसमिसिबिलिटी का। कॉम्पोजिशन ऑफ द कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, ये सभी एमसीक्यूज हैं, है ना। इक्विब्राइएंट ऑफ द फोर्सेस ऑफ द फोर्स सिस्टम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये कोई मेजर पोर्शन नहीं है ना, कोई मेजर पोर्शन नहीं है। जो हम लोगों ने देखा हुआ था एक क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक, वो आपको यहीं से मिलता है। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द एक्स एक्सिस शुड बी 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द वाई एक्सिस शुड बी 0, है ना। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस एक्स एक्स क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ द कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ये सभी एमसीक्यूज के लिए हैं, है ना, कि एमसीक्यू सबसे पूछे जा सकते हैं। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट और रिजल्टेंट, अब यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। फिर से आपसे यहाँ से 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, है ना। टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी, नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है 2 मार्क्स की थ्योरी पूछ ली जाए, व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इक्विलिब्रियम द बॉडीज, इक्विलिब्रियम द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज एंड इक्विलिब्रियम द नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आगे ये सभी यहाँ से क्या हो जाएंगे एमसीक्यूज के लिए, है ना, कि कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, को प्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, प्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, है ना, स्पेस फोर्सेस को हम कैसे कंसिडर करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ये तो आपको मिलता है कौन सा यहाँ पे चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है, थ्योरी भी होगा, और थ्योरी में बेसिकली जो थ्योरम्स है वही आपसे पूछी जाती है, थ्योरी में जो थ्योरम्स है वो आपसे पूछी जाती हैं।
उसके बाद देखा जाएगा चैप्टर नंबर 3 ट्रस्ट। ओके, अब ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं। देखिए यहाँ से सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और इक्विलिब्रियम स्टैटिक की बात करें, इंटरनल फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर, इंटरनल फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर। अब इंटरनल फोर्सेस कौन से रहते हैं? जो रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे, जो रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। अब रेजिस्टेंस कौन डेवलप करते हैं? स्ट्रेसेस हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी स्ट्रक्चर है हर एक कंपोनेंट में आपको फोर्स पता करना होगा, तो इसके हर एक कंपोनेंट में फोर्स पता करना होगा, जिसको आप यहाँ से क्या बोलते हैं? सिंपली ट्रस, है ना। परफेक्ट ट्रस क्या होता है? डेफिशिएंट और रिडंडेंट ट्रस क्या होता है? अजम्पशंस, यहाँ से आपको एमसीक्यूज मिलेगा प्लस न्यूमेरिकल्स। अब ये जो पोर्शन है ना, अब ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये प्योरली न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, और यहाँ से आपको मेंस में आराम से 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आराम से 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन आप कहाँ पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा, है ना, ये मेंबर हो गया, ठीक है, ये यहाँ से ट्रस्ट मेंबर शो कर दिया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, है ना। ए ई में आपसे कहा जाएगा बताइए फोर्स कितना हो जाएगा। फिर मतलब पूछा जाएगा बी ई में फोर्स कितना होगा, ए बी में कितना फोर्स हो जाएगा, बी सी में कितना फोर्स हो जाएगा, डी ई में कितना फोर्स होगा, ई सी में कितना फोर्स हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से। और इसको पता करने के कौन कौन से मेथड हैं? मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन। अब स्पेसिफिक मेथड लिख रहे हैं कि इस मेथड से सॉल्व करिए, बस ये बोल देगा कि फाइंड आउट द फोर्सेस फॉर द गिवन मेंबर्स। अब आप किसी मेथड को यूज कर सकते हैं, मेथड ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट कर सकते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन कर सकते हैं, तीन में से आप किसी को यूज कर सकते हैं। कि बेसिकली फोर्सेस कैलकुलेट करना होगा, और ये आपका सबसे आसान तब हो जाएगा जब आपको यहाँ से फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक आ रहा होगा। इट मीन साइन थीटा कॉस थीटा आपको कैलकुलेट करना आ रहा होगा। जितना अच्छा आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना आएगा उतने अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, उतने अच्छे आप डायरेक्शन को बता पाएंगे, ठीक है। ये तो यहाँ से मिल जाएगा। फिर देखा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ये तो है ही अपने अंदर वेटेज, है ना, और काफ़ी अच्छा इसका बोल सकते हैं कि स्कोरिंग है। तो यहाँ से अगेन आपको एमसीक्यूज मिलेगा प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा। अब सब्जेक्टिव में भी आपको यहाँ से क्या मिलेगा? थियरी भी होगा, और प्लस आपको यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा, थियरी भी होगा, न्यूमेरिकल्स भी होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया एंड द वॉल्यूम्स, तो आपको यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड, अगेन एमसीक्यूज, साथ में थियरी भी हो सकता है कि एक्सप्लेन या डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन, ये भी यहाँ से थियरी के क्वेश्चन हो सकता है ना। फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया एंड सेंट्रॉइड, अगेन एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सेकेंड मोमेंट ऑफ प्लेन एरिया, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड कंपोजिट सेक्शन, यहाँ से मेंस में न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकता है ना, कि आपको सेक्शन दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, ट्रेंगल दे दिया, कोई हॉलो सेक्शन को दे दिया, है ना, कोई सर्कुलर सेक्शन दे दिया, कोई भी स्ट्रक्चर को फ्रेम करके बना सकता है। फिर आपसे पूछे फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इवन कैलकुलेट भी किया होगा कि भाई हमारे पास एक टी सेक्शन हो गया, एक आई सेक्शन हो गया, है ना, एक एल सेक्शन हो गया, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो डैम हो गया, डैम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। तो बेसिक कैलकुलेशन ही आपको यहाँ से करना होगा। थ्योरम ऑफ द पर्पस ये आपको नहीं करना है। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स ये भी आपको करना है, यहाँ से भी आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं। हो सकता है सीजी आपको कैलकुलेट करना हो कि सॉलिड का यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछ ले। ओवरऑल ये जो चैप्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यही सेम आप कहाँ पढ़ते हैं? सो में पढ़ते हैं। यही चीज़ आप कहाँ पढ़ते हैं? सो में पढ़ते हैं। जैसे आपसे कहा भाई आप कहते हैं रेक्टेंगल, ये ब्रेड्थ हो गया और ये डेप्थ हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है? बी डी क्यूब बाई 12। कितना हो जाता है यहाँ से? बी डी क्यूब बाई 12। अब ये बी डी क्यूब बाई 12 कैसे आता है वो कहाँ से पता चलेगा? जब इसका रिविजन हम लोग करेंगे तो, जब इस चैप्टर पढ़ जाएगा तो ये तो आपको समझ जाएगा। फिर आपको लास्ट चैप्टर मिलेगा फ्रिक्शन, लास्ट चैप्टर मिलेगा फ्रिक्शन, ठीक है। अभी जो लास्ट चैप्टर है एमसीक्यूज
प्लस सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव में थियरी हो गया और न्यूमेरिकल्स, ये आपको ऐसे मिलेगा। प्लस इंटरव्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से, प्लस इंटरव्यू में अच्छा आपको यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा। इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ से भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है। बट ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है ना, ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में, वैसे ईएस तो सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है ना, इसका ईएस के सिलेबस का पार्ट नहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बट अब आप जब देखते हैं सिविल सर्विसेज को ना, सिविल सर्विसेज को, तो वहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, है ना, ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से, फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट बहुत होगा आपके लिए, जो फ्रिक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत होगा, जिसमें देखा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, फिर लॉ ऑफ फ्रिक्शन देखा जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड कोन ऑफ फ्रिक्शन, थियरी में बहुत लिखने को आया हुआ है ना, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स लिखने को आया होगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन। अभी देखिए मॉक टेस्ट पेपर चल रहा था तो सेमी क्वेश्चन पूछ लिया गया, सेमी क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये थियरी में लिखने को बहुत आता है। प्रॉब्लम्स ऑन द ब्लॉक रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन, न्यूमेरिकल का तो सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाएगा ये, न्यूमेरिकल का तो सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाएगा, है ना। कोई ब्लॉक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत बनते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये इंक्लाइंड हो गया, एंगल थीटा बना दिया और यहाँ से बॉक्स को रख दिया, फिर मुझे बताओ कितना फोर्स लगेगा, है ना, कितना फोर्स लगेगा कि नीचे स्लाइड हो जाए, या फिर फ्रिक्शन कितना डेवलप करें कि नीचे स्लाइड ना होने पाए। इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, है ना, इस टाइप क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ब्रिज प्रॉब्लम्स, जैसे सेम आपको मिलेगा, एंड एप्लीकेशन ऑफ लैडर प्रॉब्लम्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक हो गया न्यूमेरिकल्स के लिए। लैडर्स पे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, लैडर पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, अभी मॉक टेस्ट में पूछा लैडर से क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, कि यहाँ से एक वॉल हो गई, है ना, ये वॉल हो गई, वॉल के ऊपर एक लैडर यहाँ से लगा दिया है, ठीक है, एक आदमी यहाँ से खड़ा है ना, एक आदमी यहाँ से खड़ा हुआ है, तो कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए किसका वेट बैलेंस हो जाए, है ना, कितना फोर्स अप्लाई किया जाए अपनी स्लाइड ना करिए, है ना, कितना फोर्सेस होगा इस पॉइंट पर, कितना फोर्सेस होगा यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। और है ये कुछ नहीं, देखिए ऐसे ही हो गया, ऐसे यहाँ से एक लेडर को रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्सेस लगा है, रखा हुआ है, यहाँ से मान लो कोई आदमी इसके पर खड़ा है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा होगा, तो ये तो ऑलरेडी देखा हुआ है, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ये तो भी इंक्लाइंड होगा, इसका क्या करें, वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, हो गया आंसर। तो क्वेश्चन इसके बहुत आसान होंगे, है ना, ऐसे कोई डिफिकल्टी वाला नहीं हो कि भाई बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन ये जो चैप्टर है फ्रिक्शन है, इंपॉर्टेंट बहुत है ना, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से आपको करना होगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना होगा, क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं यहाँ से, क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं यहाँ से, ठीक है, इस टॉपिक को लेकर के, फ्रिक्शन को लेकर के, है ना। सिविल सर्विस में एक बार नहीं बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे भी जब एग्जाम्स होते हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जब इसका प्रॉब्लम होता है, क्या बोलते हैं, जब इसके एग्जाम्स होते हैं गेट का, तो गेट में भी यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर से। बेल्ट फ्रिक्शन आपको नहीं करना है, बेल्ट फ्रिक्शन आपको नहीं करना, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, तो बेल्ट फ्रिक्शन आपके सिलेबस पार्ट नहीं होगा, ना ही शो करना है। ये कंप्लीट मिल जाएगा आपको यहाँ से, कौन सा ये सिलेबस हो जाएगा किसका, यहाँ से आपका हो जाएगा ये इसका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। अब इसलिए आपको बुक्स देखना है, इसलिए आपको बुक्स देखना है, तो आप बुक्स किसको रेफर करेंगे, है ना, बुक्स किसको रेफर किया जाए, तो इसके लिए पहला चीज़ है ना, फर्स्ट चीज़ कि आप यहाँ से क्या ले लीजिए, फर्स्ट आप यहाँ से टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, टेक्स्ट बुक हो जाएगा, तो टेक्स्ट बुक के लिए आप चाहें तो भाभी कट्टी को देख सकते हैं, एसएस, है ना, ये जो सिलेबस मैंने निकाला हुआ है ना, ये जो सिलेबस डिस्कस किया मैंने, ये भाभी कट्टी की बुक का है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा आप क्लास नोट्स को देख सकते हैं, बस, और इसमें कहीं नहीं जाना है,
टेक्स्ट बुक्स के लिए आप अभी इकट्ठी को देख सकते हैं। वैसे इसका PDF आपके ग्रुप में सेंड किया होगा, है ना? नहीं होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको वहाँ देख लीजिएगा। बाकी क्लास नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होगा। हाँ, आप देख सकते हैं, गुप्ता को भी देख सकते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है? ठीक है, MCQs की जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, MCQs का, ठीक है, तो बेटर है क्योंकि ये सिविल सर्विस का पार्ट है, ES के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सिविल सर्विसेज में जब CSET नहीं था, सिविल सर्विस में जब CSET का पेपर नहीं होता था, है ना, उस वक्त उनके यहाँ जब प्रीलिम्स का पेपर होता था, एक नॉन टेक होता था, दूसरा टेक्निकल होता था। उस टाइम पर, है ना, उस टाइम पर आप देखेंगे तो मैकेनिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिविल सर्विसेज PYQs ये किस लिए हो जाएगा यहाँ से? प्रीलिम्स। या फिर आप देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन के लिए MCQs में, यूथ पब्लिकेशन को आप देख सकते हैं। आप यूथ पब्लिकेशन को देख सकते हैं MCQ प्रैक्टिस के लिए, ये भी चल जाएगा। जो सिविल सर्विस के PYQs होंगे ये आपका प्रीलिम्स में भी काम कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके मेंस में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा कोई लॉन्ग क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है। तो बेटर है कि जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो जो भी क्वेश्चन हैं, है ना, अंडर 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स वालों को ही आपको करना है। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं इसमें, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नहीं। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ देखें 25 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है, 20 मार्क्स का भी आया हुआ है, 15 मार्क्स का भी आया हुआ है, तो सारा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। बट ज़्यादा प्रैक्टिस आपका किस पे होना चाहिए? फ्रिक्शन पे। इस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस आपका किस पे होना चाहिए? केवल एक चैप्टर फ्रिक्शन। बाकी और तो चलिए ठीक है ना, बाकी तो चलिए ठीक है, बट फ्रिक्शन आपका सबसे यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो वो मोस्ट प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन आया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से तो फ्रिक्शन से ही क्वेश्चन होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अगर क्वेश्चन आया तो फ्रिक्शन से ही क्वेश्चन होगा। फ्रिक्शन से नहीं हुआ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम विद इंटरनल फोर्सेस, जो एबीडी बनाकर हम फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं वो क्वेश्चन आपसे हो सकता है। बाकी ये जो न्यूमेरिकल्स होगा यहाँ से इसको कैलकुलेट करने वाला MCQ में आपको कैसे लाइक ऐसे आपको डायग्राम बना के दे देगा, है ना, आपसे कुछ ऐसे यहाँ डायग्राम बना के दे दिया ऐसे में, है ना, कुछ ऐसे में डायग्राम बना के दे दिया, फिर आपको बोल दिया यहाँ से A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, बोल देगा बताओ AB में फोर्स 0 हो गया नहीं होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ट्रस्ट के लिए एक हमेशा चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट का जब भी क्वेश्चन आए MCQ में, मैं MCQ की बात कर रहा हूँ, है ना, MCQ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट का जब भी क्वेश्चन आए अगर आपसे सॉल्व हो तब तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा और ऑप्शन में आपको 0 दिया हुआ है ना, मान लिया कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन है A हो गया, B हो गया, C, ऐसे 4 ऑप्शन दिया है, किसी एक में 0 दिया हुआ है तो बिना सोचे 0 मार्क कर लेना, ऑलमोस्ट हम जब भी फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं ट्रस्ट में तो जानबूझ के आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि आपको फोर्सेस 0 ही मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर से आपको कॉम्प्लेक्स रेजोल्यूशन दिया, फिर आपको हर एक सेक्शन का जॉइन बनाना होगा, तो इससे बचाने के लिए वो जानबूझ के कैसे आपको स्ट्रक्चर बहुत हैवी दिखेगा, कितना हैवी ह्यूज स्ट्रक्चर हो गया कि हम कैसे इसको एनालाइज करें। लेकिन जैसे किसी मेंबर में आपको पता था फोर्स क्या होगा और कहीं पे लिखा हुआ 0, बिना सोचे 0 को मार्क करना है ना, बिना सोचे आंसर 0 को मार्क करना है। तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपसे, क्योंकि अगर वैल्यूज को कैलकुलेट करना हुआ फिर आपको हर एक पॉइंट पर सेक्शन कट डाउन करना होगा, फिर देखना होगा कितना यहाँ पे एक्स में आ रहा है, वाई में कितना आ रहा है, फिर मूवमेंट कितना क्रिएट हो रहा है, तो फिर आपका क्वेश्चन बढ़ता चला जाता है। लेकिन MCQ में कहीं भी 0 देखे बिना सोचे 0 ही मार्क करना है। ऑलमोस्ट 95% आंसर 0 ही होगा, हो सकता है 1-2% में कुछ आपसे हैवी कैलकुलेशन करा ले, बाकी कभी क्वेश्चन नहीं कैलकुलेट कराएगा, कभी आपसे कैलकुलेशन नहीं कराएगा प्रीलिम्स में फॉर द ट्रेसेस। ये कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो हो गया किसका, यहाँ से सिलेबस का हो गया और बुक्स का हो गया। ठीक है, आपकी क्लासेस होने में, है ना, क्लासेस होने में अराउंड 6 to 7 क्लास चल जाएगा यहाँ से,
तो 6 से 7 क्लास में आपका करीब फिनिश हो जाएगा। ओवरऑल डिपेंड आपके ऊपर, आप कितनी प्रैक्टिस पे करते हैं। टॉपिक सारा हो जाएगा, डिपेंड करके आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे फ्रिक्शन से उतना बेनिफिशियल है आपको, ठीक है। बीटी वाले पोर्शन से जितना आप बेटर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ठीक है। उतना ठीक है। बट फ्रिक्शन आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना। क्वेश्चन मेंस में, प्रीलिम्स में तो चलो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है, चल गया। बट मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आप पूछे जाते हैं, ज़्यादातर वो फ्रिक्शन से ही होते हैं, ज़्यादातर वो फ्रिक्शन से ही पूछता है, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ तक ले सभी को फिर यहाँ तक ले सभी को भाई कोई डाउट मत पूछ लेना, क्योंकि भी कुछ पढ़ा नहीं है, कोई डाउट नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखा जाता है यहाँ से, देखा देखा जाता है यहाँ से चैप्टर 1। चैप्टर 1 मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसका एक बेसिक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, इसमें सोम की जब पहले क्लास डिस्कस करे तो वहाँ पे देखा होता है डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिक्स, है ना, बात करते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स का सिंपल सा कंसेप्ट देखा हुआ था, जब भी किसी भी, है ना, एनीथिंग चाहे वो कुछ भी हो, हमें उसके बिहेवियर की स्टडी करनी है, उसको हम क्या, उसको मैकेनिक्स बोल देते हैं, है ना। तो किसी चीज़ की आप बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसको हम क्या, मैकेनिक्स बोल देते हैं। अब बिहेवियर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो आगे देखा जाएगा, है ना। जैसे मान लो कोई ह्यूमन है, आप उसके बिहेवियर की स्टडी करें, क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स हो जाएगा। मैं आपके पास, मेरे पास ये रिजिड बॉडी हो गई, इसके बिहेवियर की स्टडी करें, मैकेनिक्स हो जाएगा, है ना, मैकेनिक्स करें। मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ से ये ना, ये क्रॉकरी हो गया, ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ से कप हो गया, आप कप की स्टडी कर रहे हैं, इसके बिहेवियर स्टडी करें, ये क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स हो जाएगा। तो मैकेनिक्स का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनीथिंग, वो क्या है, मैकेनिक्स है। आप ये चीज़ कहाँ अप्लाई करते हैं, अपने इंजीनियरिंग के टर्म्स में, कहाँ अप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग के टर्म्स में। जब हम किसी भी बॉडी के, फिर आप उसे रिजिड सिस्टम के बिहेवियर की स्टडी करेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दियर फोर्सेस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दियर स्ट्रेंथ, विद रिस्पेक्ट टू दियर स्ट्रेंथ, विद रिस्पेक्ट टू दियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, वो किस में आएगा, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएगा। इवन टू बी मोर प्रिसाइज, हमने ये भी डिस्कस किया था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वी ऑलवेज स्टडी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी ऑलवेज स्टडी, है ना, अबाउट द रिजिड सिस्टम या फिर रिजिड बॉडी, अबाउट द रिजिड बॉडी, ठीक है, पहली चीज़। अब जब हम किसी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, जब भी किसी बॉडी की स्टडी कर रहे हैं तो रिजिड हो गया, ठीक है। अगर रिजिड है तो उसकी कुछ और भी कंडीशन हो सकती है ना। मान लीजिए यहाँ पे बॉडी हो गई रिजिड है, ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, ये सारी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अभी बॉडी की दो स्टेट हो सकती है, पहला इट में भी फिक्स, दूसरा इट में भी मूविंग कंडीशन या मोशन में हो सकता है। अगर फिक्स है तब कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, कितने फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है ना, इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, है ना, इनके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, कितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तो पहले से। नेक्स्ट, अगले मूविंग कंडीशन में तो हमने देखा है कोई बॉडी जब मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, उसको सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब जब आगे बढ़ रहा है तो इट में भी, है ना, इट में भी रोटेट ऑल्सो, जैसे कहा जाए व्हील है ना, पहिया हो गया किसी भी व्हीकल का, तो आगे तो बढ़ रहा होता है तो उसमें ट्रांसलेशन भी मिलता है और आपको रोटेशन भी मिलता है, आपको वहाँ पे क्या मिलता है, रोटेशन मिलता है। तो सेम चीज़ इसके लिए भी हो सकता है, जो रिजिड बॉडी है व्हेन इट इज इन रेस्ट कंडीशन तो उसको देखा जाएगा, है ना, उसको स्टडी किया जाएगा। दूसरा, जब मूविंग कंडीशन में है, जब मूविंग कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में उसकी स्टडी की जाएगी। बट हमें जो पढ़ना है वो स्टैटिक कंडीशन को ही पढ़ना है, मूविंग वालों को नहीं पढ़ना है ना।
तो यहाँ से काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स को आपको नहीं पढ़ना